नमस्ते 10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं काफ़ी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो 2027 का सेशन का है। किसका? 2027 सभी कर सकता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ए में उत्तरी अमेरिका, बी में दक्षिणी अमेरिका, सी में यूरोप, डी में पश्चिमी एशिया। तो आप सब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो एक का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इससे पहले हम बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं। तो आप जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा एक का। तो एक का हम बता देते, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। एक का राइट आंसर होगा सी। एक का राइट आंसर सी यानी यूरोप। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आपको भी पता रहे। तो देखिए उसके बाद देखिए दोनों ने फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? हैब्सबर्ग, ऑलिक्स वंश, बुर्बो वंश, जहांगीर वंश। ये सबको पता होगा। तो जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए। इसका राइट हो जाएगा सी, बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? सी। राइट हो जाएगा इसका आंसर सी, बुर्बो वंश। सी राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आओ दी यहाँ 3 में है, मेदिन का संबंध किस संगठन से है? लाल सेना से, कार्बोनरी, फिल्तिया भिलाई से, और डीम। देखिए डीम है क्या? डायल। तो आप जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी। मेदिन का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था, यानी राइट आंसर इसका बी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 4 में। अब देखिए 4 में है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन है? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रशा। तो आप सब जल्दी जल्दी बताइए 4 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी नंबर बैठा के कीजिएगा कमेंट। ये 4 का आंसर है, ये 3 का आंसर है, इसे कमेंट करना है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी 4 का कमेंट कीजिए। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये तो हम पढ़ाए थे। 4 का राइट आंसर हो जाएगा के सी, ऑस्ट्रेलिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निवेश कौन था पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया, सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 में, काउंट काबूल को विक्टर मेमोरियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? हमको तो लगता है ये जो प्रश्न ये 99% विद्यार्थी को पता होगा। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो ये सब को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका कमेंट कर फिर भी कीजिए इसका कमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी, प्रधानमंत्री। कौन काबूल को विक्टर मेमोरियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। समझ गए? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 6 में है, गैरीबाल्टी पैसे से क्या था? यानी पूछा जा रहा है जो गैरीबाल्टी पैसे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो ये भी हमको पता है, जो 90% विद्यार्थी को यानी विद्यार्थी स्टूडेंट को पता होगा ये। इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट हो जाएगा डी आंसर। इसका राइट आंसर डी। पूछा था गैरीबाल्टी पैसे से क्या था? ये क्या? ये मोस्ट वीवीआई है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, समझ गए? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या इसका राइट आंसर है डी, नाभिक था। क्या? नाभिक। चलिए अब 7 नंबर। 7 देखिए, जर्मन राज का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय और बिस्मार्क। तो आप सब जल्दी 7 का कमेंट कीजिए। तो यानी 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 7 का राइट आंसर होगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 में है, जालबेरी कैसी संस्था है? क्रांतिकारी, व्यापारिक, विद्वान, पादरी एवं समानता। तो ये हो जाएगा क्या? व्यापारिक संस्था था। ये क्या? ये व्यापारिक संस्था था। जालबेरी कैसी संस्था था? तो ये व्यापारिक संस्था था। ये भी जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न 99% विद्यार्थी को पता है। क्या था? व्यापारी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था?
तो यहाँ देखिए पूरा इसको कर देते हैं। ये तो बता दिया रखता और लोह की टीका अवलोकन किसने किया? ए देखिए मेजदिन, बी में हिटलर, सी में बिस्मार्क, डी में विलियम। तो आप सब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट करने का मौका देते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया था, क्योंकि वो किसे 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 अपना दुश्मन मान रहा था? ऑस्ट्रेलिया को। अब देखिए 10 नंबर में देखेंगे। 10 नंबर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो ये भी सवाल जो है 99% स्टूडेंट को पता है जो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बच्चा फंसेगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में, 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में। आप सब जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हम जानते हैं इसमें बहुत बच्चा गलती करेगा, जल्दी कमेंट कीजिए 11 का 11 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप सब कमेंट कीजिए। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1821 ईस्वी। इसका राइट आंसर है बी 1821 ईस्वी। 21 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुआ था। याद रखिएगा नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। देखिए चार्ल्स्टिक आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। ये भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 12 का राइट आंसर, 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड राइट हो जाएगा, डी इंग्लैंड। चार्ल्स्टिक आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी पर भी लिख लेना है। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर होगा वो लिख लेना है, समझ गए। तो आप देखिए 13 में है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1832 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समझ गए। तो ये देखिए बी में टिक मार देते, इसका राइट आंसर बी 1832 ईस्वी में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी। कब? 1832 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? यानी कार्बोनरी जो संगठन था वो किसका था? व्यापारी का था। और ये कार्बोनरी संगठन किस वर्ष संगठन हुआ था? तो आप देखिए ऑप्शन में 1832, 1815, 1810, 1831। तो आप सब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर का। तो 14 का हो जाएगा सी। 14 का सी 1810 ईस्वी में हुआ था। कब? 1810 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है सी 1810 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 में है, इंडियाना पुल की संधि किस वर्ष हुई थी? 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1831 ईस्वी। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1829 ईस्वी। इसका राइट आंसर है बी 1829 ईस्वी, समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 में है, इंडियाना पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ए में देखिए तुर्की रूस, बी में यूनान पोलैंड, सी में तुर्की हंगरी, डी में हंगरी पोलैंड। तो आप सब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 लगता है 16 का बहुत विद्यार्थी को नहीं पता होगा आंसर। जल्दी जल्दी 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए तुर्की और रूस। क्या? तुर्की और रूस हो जाएगा, समझ गए। 16 का ए तुर्की और रूस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 में है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये तो हमको पता, ये लगता है 99% विद्यार्थी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बुक में खाली स्थान में दिया जाता है। तो बोलिए सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए में परसा ब्रिटेन, बी में ब्रिटेन फ्रांस, सी में फ्रांस और परसा, डी में परसा और रूस। तो 17 का जल्दी कमेंट कीजिए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ फ्रांस और रूस के साथ हुआ था, फ्रांस और रूस के साथ। सी राइट आंसर है 17 का, फ्रांस और रूस के साथ हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए 19 में है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, यानी पोलैंड में जो विद्रोह किया गया था उसको किसने दबा दिया। अब देखिए ए में देखिए रूस, बी में ब्रिटेन, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में फ्रांस। तो आप सब जल्द जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का। तो 19 को राइट आंसर हो जाएगा ए। किसने किया था, रूस ने किया था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, तो रूस ने कुचल दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 में सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। अब देखिए ए में सेडान, बी में सेडवा, सी में सेडाइना और डी में फ्रैंकफर्ट में। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कहाँ हुआ था, सेडान। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 में यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो अब देखिए ए में है जर्मनी, बी में है यूनान, सी में है तुर्की, डी में है इंग्लैंड। तो आप सब जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, बी, यूनान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका तो आप आंसर ही देख लिए हैं, फिर भी यूनान यानी युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था। मेजनीन, कॉन्टकाबुर, गैरिबाल्टी, बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए मेजनीन ने किया था। अब देखिए 23 में देखिए 23 में बिस्मार्क निम्न में से क्या है, कवि, नाटककार, संगीतज्ञ और कूटनीति। तो ये तो हमको लगता है 100% विद्यार्थी को पता होगा। उसको ही ये सब प्रश्न नहीं पता होगा जो पढ़ा नहीं होगा, उसको तो नहीं ये पता होगा। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बिस्मार्क क्या था, कूटनीति था। इसका राइट आंसर है डी, बिस्मार्क कूटनीति था। चलिए देखिए सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था। ये बहुत मस्त प्रश्न है। सार्डिनिया और पीडमाउंट का शासक कौन था, नेपोलियन तृतीय, कॉन्टकाबुर, विक्टर इमोनियन, विलियम प्रथम। तो आप सब जल्दी बताइए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, विक्टर इमोनियन था। ये तो सीधा ही प्रश्न है, विक्टर इमोनियन था, सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटेन कवि शहीद हुए। ये तो बहुत विद्यार्थी को लगता है पता होगा कि नहीं। लॉर्ड बायरन, कोसूत, फ्रांसीसी डिक, विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड बायरन था जो यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटेन में क्या हो गया था, शहीद हो गया था। ए, इसका राइट आंसर है ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 में है जालबेराइट की संस्था किस राज्य ने की। देखिए पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, सार्डिनिया, फ्रांस। तो आप जल्दी बताइए 26 का राइट आंसर क्या है। तो हम बता दें 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पर्सा। क्या हो जाएगा, पर्सा। जालबेरी की संस्था किस राज्य में की गई थी, तो पर्सा में की गई थी, समझ गए। चलिए अब 27 में देखिए हंगरी की भाषा क्या थी, इतालवी, मगैया, पोलिंग, फ्रेंच। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का। तो 27 का राइट आंसर क्या हो, जल्दी कमेंट जल्दी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या था, मंग्यार। तो चलिए अब 28 में 28 में है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो देखिए ए में रूस, बी में तुर्की, सी में यूनान, डी में फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 28। जल्दी कमेंट कीजिए 28 का क्या होगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तुर्की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। अब जल्दी जल्दी 29 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। किसने? मारियार देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी फ्रांस। क्या थी? फ्रांस। समझ गए? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बुक में चुन चुन कर क्वेश्चन दिया है। देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो आप सब जल्दी जल्दी 30 का बताइए, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? यूनान। 30 का राइट आंसर है डी, यूनान। तो आप सब बताइएगा जो अभी 30 में कितना आप सही किए हैं। समझ गए? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में 31 नंबर में प्रश्न है। पहला 31 का प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 ईस्वी, 1707 ईस्वी, 1788 ईस्वी और 1807 ईस्वी। तो आप 31 का हम जानते हैं, आपको लगता है 31 को पता नहीं होगा आंसर। जिसको पता होगा समझ जाइए जो वो कनिटा पढ़ने वाला विद्यार्थी है। कनिटा नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम प्रश्न को बहुत छाँट कर खोज के निकाले हैं। तो अब जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 31 का बहुत आसान है। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था। ए, राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट वर्ष यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप समझ गए, ए है राइट आंसर, ए है राइट आंसर। समझ गए? ए है राइट आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब 32 में देखिए, 32 में है, 32 में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अब देखिए 32 में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ की राजवंश का शासक था ट्यूबल बुर्बन डोमन्स। तो आप जल्दी जल्दी बताइए 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? बुर्बन वंश, सी, 32 का सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब स्पीड में करेंगे। समझ गए? तो चलिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1789, 1791, 1801, 1804 ईस्वी। आप जल्दी जल्दी बताइए 33 का राइट आंसर। 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? 1804 ईस्वी में हुआ था नेपोलियन संहिता वर्ष की लागू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 में जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किया? अब देखिए, जर्मनी के जो एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध किया ये पूछा जा रहा है। 1, 2, 3, 4। तो आप जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आप फास्ट में करेंगे। तो 34 है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 3 युद्ध किया था बिस्मार्क। कितना युद्ध किया था? 3 युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर में है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 36 में वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी 36 का 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, होगा रूस। 36 का राइट आंसर ए, रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सब विद्यार्थी को पता होगा। यंग इटली के संस्थापक कौन है? जियोबर्टी, काबूर, मेजनीन, गैरिबाल्टी। अच्छा जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में भर दीजिए। सी, किसने किया था? मेजनीन ने किया था। यंग इटली का निर्माण किसने किया था? मेजनीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 में फ्रांस के किस राजा ने कहा, अंग्रेज राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुइस अलाहमा, नेपोलियन बोनापार्ट की जगह पापा ने लिख दिया।
नेपोलियन के पापा, ओहो ये बात है, लुई नेपोलियन ने, चार्ल्स दशक ने। तो आप सब जल्दी जल्दी बताइएगा 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स दशम ने कहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 39 में परसा, 39 में है परसा के शासक कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमानुएल, विलियम प्रथम। तो आप जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 39, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पर विलियम प्रथम। किसने कहा था विलियम प्रथम? परसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था, समझ गए, डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 40 में यूरोप का मरीज कहा जाता है, रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो 40 का बताइएगा, पहले बताइए 40 का बताइएगा सब राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तुर्की। क्या होगा? तुर्की। आप 40 में से बताइएगा जो आप कितना सही किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ 41 में देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? ट्राइम डेन संघ की, सिलेम पाई संघ की, राइन संघ की, इनमें से किसी की नहीं। तो आप सब जल्दी जल्दी 41 का बताइए। 41 का राइट आंसर क्या? 41 का हो जाएगा सी, राइन संघ का, जर्मन राइट संघ का। क्या राइट संघ का? चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 वर्ष। देखिए 42 में है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, कुसुतुर की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, इंडियानापुल की संधि द्वारा। तो आप जल्दी जल्दी बताइए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, किससे हुआ था? इंडियानापुल की संधि के द्वारा हुआ था। पूछा किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? यूनान राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था इंडियानापुल की संधि के द्वारा, यानी इसका राइट आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 में यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ये भी 99% विद्यार्थी को पता ही होगा। अब देखिए, ए में है काबुल, बी में है मेजनीन, सी में है बिस्मार्क, डी में है गैरिबाल्डी। तो आप सब जल्दी 43 का बताइए। 43 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 43 का बी, मेजनीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नौ गुल्स आंदोलन कहाँ हुआ है? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो आप सब जल्दी जल्दी बताइएगा। 44 का राइट आंसर सभी कमेंट कीजिए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इटली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 45 में मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया का परसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। तो आप सब जल्दी जल्दी बताइए 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया का। मेटरनिक कहाँ था? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 45 वर्ष। देखिए 46 में कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। आप सब जल्दी बताइए 46 का राइट आंसर क्या होगा। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1810 इसमें कार्बोनरी की स्थापना हुआ। चलिए अब 47। 47 में है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापना हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। 47 का क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निरंकुश राजतंत्र। क्या? निरंकुश राजतंत्र। उसके बाद देखिए 48 में लाल कुत्ती नामक संस्था का संगठन किसने किया? बिस्मार्क, काउंट काबूल, मेजदीन, गैरिबाल्डी। तो अब जल्दी जल्दी 48 का होता है। 48 का राइट आंसर क्या? 48 हो जाएगा राइट आंसर डी, गैरिबाल्डी। ये तो सबको पता होगा, कम से कम 99% विद्यार्थी को ये पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 गो प्रश्न है। राष्ट्र की अवधारणा का जन्म किस घटना में माना जाता है? पुनः जागरण, दुर्न आंदोलन, गैर क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो 49 का राइट आंसर क्या हो? जल्दी आप बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 49 का राइट आंसर है ए, पुनः जागरण। क्या हो जाएगा? पुनः जागरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 50 में। 50 में देखिए, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क, फ्रेंडली मैक्समुलर, विलियम प्रथम, गैरिबाल्डी। ये तो 99% विद्यार्थी को पता ही होगा। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए, इसका राइट आंसर है ए, बिस्मार्क। कौन था बिस्मार्क? तो आप सब बताइएगा जो 50 में आप कितना सही किए हैं। तो इसके बाद सब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सही गलत, उसके बाद लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय करेंगे। तो देखिए पहला यहाँ देखिए, यह कराए नीचे दिए गए कथन में से जो हो उस मतलब जो सही तथा गलत के ये टिक का चिन्ह लगाए, यानी कौन गलत कौन सही। देखिए भारत के मूल निवासी को रेड इंडिया कहा जाता है, ये गलत है। ये क्या है? गलत। देखिए गलत का यहाँ चिन्ह दिए हैं, अब देखिए कैसे स्पष्ट कर रहे हैं। भारत के मूल निवासी को भारतीय कहा जाता है। देखिए भारत के मूल निवासी क्या कहा जाता है? भारतीय। और रेड इंडिया किसे कहा जाए? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किसे का? उत्तरी अमेरिका मूल निवासी रेड इंडिया कहा जाता है। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में उत्तम अशांतरिप्त की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो अब देखिए ये बात सही है। अब देखिए कैसे ये बात सही है। उत्तम आशा अंतरिप्त, देखिए उत्तम आशा अंतरिप्त केप ऑफ गुड होप की खोज ने यूरोप में भारत तक समुद्र मार्ग खोजने में मदद की। समझ गए? अब चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में है भारत अटलांटिक सागर से पूर्व तट स्थित है। ये क्या है? सही बात है। अब देखिए स्पष्ट हिंद महासागर, भारत हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है, अटलांटिक महासागर के पूर्व तट पर नहीं। देखिए गलत है। उसके बाद देखिए मार्को पोलो ने भारत की खोज की। अब देखिए ये गलत बात है। अब देखिए कैसे? मार्को पोलो ने एक इतावली व्यापार और खोजकर्ता तथा जिसने एशिया की यात्रा की, लेकिन उसने भारत की खोज नहीं की। भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था भारत की खोज। उसके बाद है जेरूसलम वर्तमान इजराइल है। ये क्या है? ये सही बात है। अब कैसे सही बात है? जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में स्थित एक प्रमुख शहर है। अब देखिए 6 नंबर है लिम्बर दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। अब देखिए 15वीं से 16वीं शताब्दी में पूर्णा जागरण की लिम्बर क्या है? अटलांटिक दास व्यापारी का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। उसके बाद देखिए 7 में है उत्तरी अमेरिका ने नई दुनिया का विस्तार किया। आ देखिए स्पष्टीकरण में अमेरिकी यानी अमेरिका, यहाँ टैपिंग मिस्टेक है। वेचुस्सी एवं इतलावती खोज करता था जिसने नई दुनिया की खोज की। अमेरिका ने घट तटों का विकास और से पता लगाया और यह स्थापित किया कि एक नया महाद्वीपीय नाम की एशिया सहित है। देखिए क्या है? 7 नंबर का सही है। यहाँ देखिए टिक लगा हुआ है। अब देखिए 8 निम्नलिखित वाक्य का निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। तो देखिए पहला देखिए भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? ये तो खाली लिखिएगा अब्दुल महजिद। उसके बाद 2 नंबर देखिए यूनोफान का पता किसने लिया? यूनोफान का किसने लिया? जॉन केबोट, ये लिखिएगा जॉन केबोट। उसके बाद देखिए 3 में है यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? देखिए यूरोपीय द्वारा निर्मित जहाज को यही लिखिएगा जहाज कैरवेलस। क्या लिखिए? जहाज कैरवेलस, ये खाली लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणता बिंदु कौन सा स्थल है? और देखिए दक्षिणता अफ्रीका का दक्षिणता बिंदु केप अगुला है। क्या है? केप अगुला है। ये देखिए। उसके बाद के पास है 12वीं शताब्दी में इलाइम के मुसलमानों की विधर्म क्या थी? तो देखिए इसका विधर्म क्या था? मुसलमानों के पीछे क्या था? धर्म युद्ध, कुकरोस, जेरी और पवित्र और भूमि नियंत्रण के लिए हुआ था। अब देखिए 1853 को सूत पर किसका क्या था? आधिपत्य जमाया। तो देखिए ओटोमन, किसका? ओटोमन साम्राज्य का था। एक ने खाली ओटोमन साम्राज्य। चलिए देखिए 7
पुर्तगाल एवं स्पेन किस महादेश के पास अवस्थित है? पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक काम है, अटलांटिक, ये लिखिए, खाली अटलांटिक लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए देखिए लघु उत्तरीय, अब क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला हम देखिए यूरोप में मध्यकाल, देखिए पहला है यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? देखिए क्यों कहा जाता है। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान रोम साम्राज्य के पतन के बाद ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का विकास रुक गया था और साम्राज्य समानता, गरीबी और अंधविश्वास का बोलबाला था, जिससे प्रगति धीमी हो गई थी। समझ गए? इसको लिख लेना है। उसके बाद देखिए 2 में अच्छा से ये देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद 2 में देखिए भूगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरण का क्या योगदान था? भूगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरण जैसे कुतुर्नी, कंपास, इंग्रोस और नई किस्म के मानचित्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन उपकरणों ने नाभिक के खुले समुद्री सही दिशा का पता लगाने में निर्धारित करने और सुरक्षित नौकाएं मदद किया। उसके बाद देखिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर है भौगोलिक खोज ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला? देखिए भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर गहरा प्रभाव डाला और एशिया के बीच सीधे समुद्री मार्ग खुलने से व्यापार में वृद्धि एवं नए बाजार और वस्तुएं की खोज और वैश्विक स्तर पर वाणिज्य क्रांति शुरू हो गया, जिससे यूरोपीय देश को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भारतीय को तोड़ा? देखिए भौगोलिक खोजों ने कई भारतीय को तोड़ा, जैसे कि पृथ्वी चपटी नहीं दुनिया। अमेरिका की खोज यह साबित कर दिया कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अज्ञात महाद्वीप है, जिसमें लोगों की भौगोलिक समझ विस्तार हुआ है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा से लिख लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 के पढ़ेंगे। 5 में है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व मानचित्र पर परिवर्तन लाया? भौगोलिक खोजों ने नए महाद्वीपीय और समुद्री मार्गों की खोज करके विश्व मानचित्र में परिवर्तन लाया। इससे दुनिया एक से अधिक सटीक और पूर्ण नक्शा तैयार हुआ, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और विभिन्न एशिया क्षेत्र शामिल किया गया। देखिए इससे आगे ये क्या है? दीर्घ उत्तरी। देखिए दीर्घ उत्तरी में क्या होता है? दीर्घ उत्तरी यानी पचनमड़ा है, पचनमड़ा को दीर्घ उत्तरी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दीर्घ उत्तरी है। देखिए दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न देखिए भौगोलिक खोजों का तात्पर्य क्या है? इससे किस प्रकार की विश्व की घटना दूषित होती है? देखिए भौगोलिक खोजों का तात्पर्य यूरोपीय द्वारा 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों, महाद्वीपों और क्षेत्रों की खोज से इन देशों में विश्व दूरियां इस प्रकार घटाई गई कि नए और सीधे समुद्री मार्गों की स्थापना से यात्रा का समस्या कम हो गई। पहले स्थल मार्ग से लंबी और खतरनाक यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन समुद्री मार्गों ने सीधे संपर्क स्थापित किए, जिससे व्यापार और संचार आसान हो गया और विभिन्न संस्कृति के लोग एक दूसरे के करीब रहने लगे। उसका ये देखिए भौगोलिक खोजों के कारण की व्याख्या करें। देखिए भौगोलिक खोजों ने प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला,
व्यापारी आवश्यकताओं को दुनिया पर तुर्कों के कब्जे के बाद यूरोप और एशिया के बीच पुरातन व्यापारी मार्ग बंद हो गया था और इसलिए समुद्री मार्ग तक तलाशा आवश्यक हो गया। अधिकांश पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रगति कुतूनिया, एस्ट्रोगेन और केलुसे जैसे नए जहाज ने आविष्कार ने लंबी समुद्री यात्रा को संभव बना दिया। धार्मिक कारण ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार की इच्छा एक महत्वपूर्ण कारक थी। अज्ञात क्षेत्र को खोजने की मानवीय जिज्ञासा और रोमांचक भावनाओं की खोजकर्ता प्रेरित किया। धन तलाश ने नए क्षेत्रों से सोना, चांदी और मसालों जैसे धन प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हुई। चलिए अब यहाँ से देखिए, नए अन्वेषित भूभाग को विश्व के मानचित्र में पर अंकित करें और यह बतावे कि भौगोलिक खोज से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत किस प्रकार व्यापार करते। भारत से देखिए, मानचित्र पर अंकित करना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन इसमें अमेरिका, केप ऑफ गुड होम और भारत के समुद्री मार्ग शामिल होंगे। भौगोलिक खोज से पूर्व यदि मैं यूरोप में होता तो भारत से व्यापार मुख्य रूप से स्थल मार्ग से करता। यह व्यापार मध्य पूर्वी और मध्य एशिया से होकर गुजरता तथा जिसमें कई बिचौलियों शामिल होते और सामान घोड़े और ऊंट पर लाद कर ले जाया जाता और यह एक लंबी, महंगी और खतरनाक प्रक्रिया थी। चलिए 4 नंबर अंधकार का युग से क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने वाले भौगोलिक खोज किस प्रकार मदद करेगी। अब देखिए, अंधकार युग से तात्पर्य मध्यकाल के उस दौर से है जब यूरोपीय के मानचित्र में संस्कृति और आर्थिक प्रगति और हास्य हुआ था, जिससे भौगोलिक खोज ने इस युग से बाहर आने में मदद किया, क्योंकि नए समुद्री मार्गों और क्षेत्रों की खोज से व्यापार में अपूर्वभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसमें आर्थिक समृद्धि आई और नए ज्ञान और संस्कृति के संपर्क यूरोपीय साम्राज्य में पुनर्जागरण और वैज्ञानिक सोचों को बढ़ावा दिया, जिससे अंधविश्वास कम हो गया और आधुनिक युग की नींव पड़ी। भौगोलिक खोज के परिणाम का वर्णन करें। इसने विश्व पर क्या तात्पर्य डाला। चलिए अभी अंतिम प्रश्न है, भौगोलिक खोज के विश्व पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। वाला व्यापारीय प्रभाव पर वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई और नए वाणिज्य केंद्र उभरे। राजनीतिक प्रभाव, यूरोपीय देश ने नए क्षेत्रों में उपकरण स्थापित किए जिसमें साम्राज्य उदय हुआ। संस्कृति प्रभाव, विभिन्न संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, लेकिन साथ ही स्थानीय संस्कृति शोधन भी हुआ। ज्ञान विस्तार, विश्व के बारे में भौगोलिक ज्ञान बढ़ावा और कई भात्रिक दूरी हुई। समझ गए। अब कैसे शॉर्ट अच्छा से खींच लीजिए। अब ये पूरा करा दिए हैं। ये बुक का जो 1-2 ऑब्जेक्टिव था उसको हम पहले करा दिए। पार्ट 3 वो पार्ट 3 में करा दिए हैं। कितना पार्ट 3 में करा दिए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव हो गया और प्लस सब्जेक्टिव हो गया। समझ गए। सब अच्छा से लिखने आना है। आपको कमेंट करना है जो आप इस वीडियो में कितना स्टार देंगे अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो बाय।